आपका हमारे चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया और इस अधिनियम के आने के बाद भारतीय नेताओं की उस पर प्रतिक्रिया क्या रही, ये हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम कई मायनों में अनूठा था। हमारा वर्तमान संविधान उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी है और सबसे ज़्यादा उसके अनुच्छेद हमारे संविधान में है भी। वो पहला संविधान था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें अनुसूची, अनुभाग, अनुच्छेद जैसे तथ्य सामने आए थे। उसमें सूचियाँ आई थी, अनुच्छेद आए थे, अनुभाग आए थे। तमाम वर्तमान संस्थाएं 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा दी गई। अच्छे बुरे उसके कई ख्यालात रहे, अच्छे ज़्यादा, बुरे कम। जो बुरे रहे वे बड़े गहरे जख्म जैसे थे, जैसे बर्मा का भारत से अलग किया जाना। इन सब के बाद उसमें भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया कटु रही, यथा पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना इत्यादि ने इसकी आलोचना की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अनुच्छेद ये भी था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाएगी। राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा की गई थी। राज्यों में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन फिर से 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुई। उसमें एक ये भी तथ्य था कि 1937 में भारत सरकार 1935 के अधिनियम द्वारा चुनाव कराया जाएगा। कब? 1937 में। और भारतीय उस चुनाव में भाग लेकर के विधानसभाओं में विधायक बन सकते हैं, अपनी सरकारें गठित कर सकते हैं। उस समय भारत में अंग्रेजों के कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। हम आपको बता चुके हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा जो 1937 में चुनाव हुआ, उसमें से 6 जगहों पर कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और बाद में 2 और जगहों पर गठित किए, लेकिन 6 जगह ये पहले तथ्य है। बाद में 2 जगह और मुस्लिम लीग को 1 जगह कांग्रेस अपने बल पर सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और 2 जगहों पर वो मिली जुली सरकार बनाई। बंगाल में जो सरकार उसने बनाई वो कृषक प्रजा पार्टी के साथ और पंजाब में जो उसने सरकार बनाई वो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बनाई थी। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये इस में हमने ये भी तथ्य बताया था कि भारत सरकार अधिनियम के तहत जो ये चुनाव हुए, इस चुनाव में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन हुआ, उसका कार्यकाल 28 माह था, ज़्यादा नहीं, 28 माह। क्यों 28 माह ही कार्यकाल था? 28 माह उसका कार्यकाल इसलिए था क्योंकि 3 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से सलाह मशविरा किए बगैर गवर्नर जनरल ने भारतीयों को युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से शामिल बताया। इसका अंततः कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने विरोध जताया और गवर्नर जनरल के कोई ध्यान न दिए जाने पर उन लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। मैं ये भी आप लोगों को बता चुका। 15 नवंबर 1939 त्यागपत्र दिया गया और मैं समझता हूं कि 22 दिसंबर को जिन्ना के साथ मिलकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जिन्ना ने मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया था। इसके बाद जो घटना घटती है वो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। पीछे की चीजें जो हमने आपको कल बताई थी वो आज भी बता दिया और अब है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। हम जान लेते हैं कि त्रिपुरी संकट क्या है। प्रिय छात्रों, इसमें आपको हम ये बताना चाहेंगे कि 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में
सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, अध्यक्ष पद का दावा पेश की। यहां से उनसे और गांधी जी से थोड़ा मतभेद होना शुरू हुआ। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है यह कोई राजनीतिक होड़ का पद नहीं है, यह एक कांग्रेस को एक दिशा देने का अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं का एक पद है, ये कोई राजनीतिक पद नहीं है। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद को चुनाव शक्ति या बल शक्ति के द्वारा नहीं लड़ा जाना चाहिए जिससे मत विभाजन हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपनी लोकप्रियता, क्योंकि लोकप्रिय तो थे, अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए दूसरी बार उन्होंने फिर से दावेदारी पेश की। इधर गांधी जी का कहना न मानने के बाद अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस के एक धड़े के द्वारा यानी गांधी जी के अपने समर्थन से अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया। यानी इस बार कांग्रेस में दो दावेदार हो गए। बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ। 1907 में ऐसा हुआ था, गरम दल और नरम दल, जहां गरम दल अपने लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहता था और नरम दल अपने लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जिसमें वो सफल भी हुआ। इसी तरह से यहाँ भी ऐसी स्थिति आ गई और आखिरकार चुनाव हो ही गया और सुभाष चंद्र बोस को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में विजय प्राप्त हुई। गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराते हुए उन्होंने जीत दर्ज की और वे अध्यक्ष हो गए। यहाँ से गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच मतभेद शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कार्यकारिणी के गठन के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया कि गांधी जी जैसा आदेश करे वैसा कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन किया जाए, उन्होंने यानी गांधी जी ने पूरी तरह से एक सिरे से उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अब जबकि बाबू ने अपनी शक्ति से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है तो वे अपने मन माफिक कांग्रेस कार्यकारिणी गठित करें, हम उनका कोई सहयोग नहीं करेंगे। और भी ऐसे पद आए, ऐसे मामले आए, जैसे 1939 का विश्व युद्ध जब हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने यह प्रस्ताव रखा कि हम भारतीयों के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्यों ना हम इसी समय इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दें कि उधर युद्ध में उलझी हुई सरकार इधर भारतीयों के उहापोह से एकदम से परेशान होकर भारत को आजाद कर देगी। लेकिन यहाँ भी गांधी जी ने और उनके सहयोगियों ने आखिरकार सुभाष बाबू का विरोध किया। उनका कहना था, उनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, अन्य कांग्रेस नेताओं का भी ऐसा कहना था कि हम लोग इंग्लैंड की बर्बादी पर अपनी आज़ादी नहीं चाहते, ऐसा करना एक हिंसा होगा और हमारा आंदोलन हमेशा अहिंसक रहा है। ये मतभेद बढ़ता गया और आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने जब कार्यकारिणी गठन के लिए उनको बुलाया, जब वो उसमें भी नहीं तैयार हुए तो मजबूर होकर सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे देने के बाद तत्काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। सुभाष बाबू ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक अभी भी बंगाल में चुनाव लड़ती है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिससे नाराज होकर के सुभाष बाबू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से निलंबित कर दिया गया, बंगाल कांग्रेस कार्यकारिणी से निलंबित कर दिया गया और कांग्रेस के सभी पदों से अंततः 3 वर्ष के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यह है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, इसी को त्रिपुरी संकट कहा गया है और यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा सुना दिया, इसको कायदे से आप याद रखिए और इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ, कथा जब सुना दिया जाता है कहानी, तो कहानी हम लोग भी अपने माँ की तमाम कहानियाँ आज तक याद रखे हैं, तो इसी नाते कहानी की तरह बता दिया गया। अब आपने जान लिया, हम इसे थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको एक मेमोरी में भी हो जाए। 1938 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। अधिवेशन में सुभाष बाबू को कांग्रेस का सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना गया।
यानी सर्वसम्मति से अध्यक्ष रहे। सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, ये एक तथ्य आपके सामने। करेक्ट, ध्यान रहे। दूसरा क्या होता है? सॉरी, 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, ये ना बताया है, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बाबू ने दोबारा अपनी अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश की। दूसरी बार अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी पेश की, यही बताया ना अभी। दूसरी बार अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी पेश की, परिणाम गांधी जी से मतभेद, यही ना। दूसरी बार अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी पेश की, किंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। अपनी तरफ से किसको? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए तैयार किया। किंतु सुभाष बाबू ने सीतारमैया को परास्त कर दिया, ये बताया हूं ना। बुरी तरह परास्त कर दिया। बुरी तरह हराया, ये ना। पट्टाभी सीतारमैया को बुरी तरह हराया। एक तथ्य यहाँ और है, कांग्रेस के अपने पहले कार्यकाल में, एक मिनट, कांग्रेस अध्यक्ष के अपने पहले कार्यकाल कब? 1938, यही ना में सुभाष बाबू ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू, यही ना। सदस्य घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, लाला शिवराम, लाला शिवराम, विश्वेश्वरैया, ये इसके अध्यक्ष थे। ये लोग इसके सदस्य थे। घनश्याम दास बिरला, लाला शिवराम, विश्वेश्वरैया इसके सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये राष्ट्रीय योजना समिति 1938 वाले अध्यक्ष के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, लेकिन 1939 वाले में पट्टाभी सीतारमैया से बवाल हो गया, क्योंकि गांधी जी समर्थित थे और आखिरकार पट्टाभी सीतारमैया हार गए। यानी कांग्रेस में और भारत में सुभाष बाबू काफी लोकप्रिय थे और यही 1939 से गांधी जी से और उनसे मतभेद होना शुरू हो गया। आप थोड़ा इसे 10 सेकेंड
देख लें, क्योंकि हमारे कुछ मित्रों ने इसे सुझाया। 10 मिनट सेकंड तक इसको ऐसे ही बनाए रखिए, उसके बाद हम इसके आगे लिखते हैं। कि अभी इसके आगे क्या हुआ ये भी बताना है। हम लोग इस त्रिपुरी संकट में जो अगला देखते हैं कि अध्यक्ष पद पर चुन लिए जाने के बाद गांधी जी से जो सुभाष बाबू से मतभेद हुआ, उसके परिणाम स्वरूप आगे क्या क्या कार्य हुए ये देख लेते हैं। देखिए आगे जो कार्य हुआ 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बाबू का कहना था कि इस समय हमें राष्ट्रीय आंदोलन छेड़कर मतलब उनका कहना था कि राष्ट्रीय आंदोलन छेड़कर अंग्रेजों को परेशान कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए, ऐसा कहना था इनका। जिससे शीघ्र आजादी मिल सकेगी। शीघ्र आजादी मिल सकती है, यही ना। लेकिन गांधी जी क्या कहना था? उनका कहना था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर आजादी नहीं चाहते, यह एक हिंसा होगी। तो यहां लिख सकते हैं आप कि गांधी जी का कहना था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर आजादी नहीं चाहते। आजादी नहीं चाहते, यह एक हिंसा है। मतभेद का कारण ये। दूसरा क्या हुआ? दूसरा जो मामला था, जब उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन में गांधी जी की राय जाननी चाहिए, तो गांधी जी ने कहा अब जबकि बाबू ने अपने बल पर चुनाव जीत लिया है तो वे अपने मन से कार्यकारिणी का गठन करें, हम इसमें कोई राय नहीं दे सकते। यानी एक तरह से असहयोग छेड़ दिया। मजबूर होकर के कांग्रेस में अध्यक्ष पद की इतनी कठिनाइयों को झेलते सुभाष बाबू ने पद से इस्तीफा दे दिया, यही ना। दूसरा मामला जो आया वो क्या था? कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के समय गांधी जी के असहयोग से परेशान होकर सुभाष बाबू ने त्याग पत्र दिया। अगला किसको अध्यक्ष बनाया गया? पीसीएस में क्वेश्चन आया, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के तुरंत बाद किसको राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो बताए पापा। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। करेक्ट। तुरंत बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, 3 मई 1939 में सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये नई पार्टी है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अतः सुभाष बाबू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समेत बंगाल एवं कांग्रेस के सभी पदों से 3 वर्ष के लिए हटा दिया गया। हटाया गया। कितने वर्ष के लिए? 3 साल के। सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के तुरंत बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बंगाल कांग्रेस इकाई और कांग्रेस के सभी पदों से तथा कांग्रेस पार्टी से 3 वर्ष के लिए बर्खास्त कर दिया गया। ठीक, ये रहा कांग्रेस का त्रिपुरी सर्किट। अब तो क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। थोड़ा ये व्हाइट बोर्ड खराब है तो थोड़ी जरूर समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल करेक्ट पहुंच रही होगी। आप 10 सेकंड इसे ऐसे ही कैमरा बनाए रखें हंसोगड़े, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बाद में। हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव क्या है? ध्यान रहे, 3 नवंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, यही ना। 3 नवंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र ही इसलिए दिया था कि उनके मशवरे के बगैर, उनके परामर्श के बगैर भारतीयों को युद्ध में धकेला गए, यही ना, ऐसा हुआ था। यानी कांग्रेस एक तरह से ब्रिटिश सरकार का बहुत सहयोग नहीं कर रही थी, यही हुआ, सहयोग नहीं कर रही थी। 1940 में एक बार कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भेजा, सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा कि यदि देश को स्वतंत्र कर दिया जाए तो हम ब्रिटिश सरकार की मदद कर भी सकते हैं, यही ना। ये अगस्त प्रस्ताव की में यही है कि एक बार उन्होंने कहा कि अगर देश को आज़ाद कर दिया जाए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो को सौंपा गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को यद्यपि खारिज किया कि देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा 8 अगस्त 1940 को। जो प्रस्ताव भेजा गया उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, और उस प्रस्ताव में था कि यदि भारत को आज़ाद तो नहीं किया जाएगा, और साथ ही भारत में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन भी नहीं किया जाएगा, किंतु भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उनका कहना था भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ वैसा है कि कार्यकारिणी में भारतीयों के सदस्य संख्या बढ़ जाएगी, ये भी उन्होंने कहा कि भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ जाएगी, भारत के लोगों के परामर्श को वरीयता दी जाएगी। ये सारी बातें अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने कहा ऐसा। लेकिन कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में आखिरकार कांग्रेस ने 8 अगस्त 1940 के इस अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन गवर्नर जनरल बड़े चालाक थे, उन्होंने भारत में ये प्रचार करना शुरू किया कि अब कांग्रेस भी हमारे साथ हो गई है। इस कारण से गांधी जी को मजबूर होकर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना पड़ा, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी को आचार्य विनोबा भावे के पवनार आश्रम से करनी पड़ी। उसमें उन्होंने दिखाया कि हम किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं हैं। आप तो समझ में आया कि अगस्त प्रस्ताव क्या है? बस यही हमें लिख देना है। ध्यान रहे,
1940 में कांग्रेस ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा। क्या था? भेजा कि यदि केंद्र में राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दिया जाए, अच्छा, सरकार का गठन हो और भारत को आजाद कर दिया जाए, भारत को आजाद कर दिया जाए, तो कांग्रेस युद्ध में सरकार का समर्थन कर सकती है। समर्थन एवं सहयोग कर सकती है। ओके, ये कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया। वायसराय किसका नाम हमने बताया? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो लॉर्ड लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस को एक प्रस्ताव भेजा। क्या? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कार्यकारिणी में, यानी वर्किंग कमेटी, कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बढ़ेगी, ठीक। परामर्श प्रभावी होगा। ये ना, अब हम यहां कर देते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। कहां से शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होने का कारण हमने बताया विनोबा भावे कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव के आगे बढ़कर के सरकार का कहना था कि कांग्रेस हमारा युद्ध में समर्थन कर रही है, इसलिए गांधी जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना पड़ा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, स्थान पवनार आश्रम, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे के आश्रम से प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। फिर दूसरे महात्मा गांधी, नेहरू। तीसरे महादेव, अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार अभिनेता नहीं, अक्षय कुमार दत्त। इसमें से लगभग 25,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी
जेल भर दिया और सरकार के सामने ये जनता को बता दिया कि हम किसी भी तरह से इस सरकार के प्रोपोगेट में पड़ने वाले नहीं कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग जान लें, हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम सरकार का विरोध अभी भी कर रहे हैं, हम सरकार के प्रस्तावों से सहमत नहीं है। तो आपको इसमें जो 8 अप्रैल 1940 ये अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया, है ना। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया। किसको दिया? कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के किस प्रस्ताव के जवाब में? जब उसने कहा कि ये देश को आज़ाद कर दिया जाए, कांग्रेस ने कहा देश को आज़ाद कर दिया जाए, केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन हो, अगर ऐसा आप करते तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, युद्ध में आपका सहयोग करेंगे। लेकिन लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर कहा कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और ये कह दिया कि हमारा डोमिनियन स्टेट कांग्रेस ने मान लिया है। लेकिन इसी कारण से मजबूर होकर गांधी जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना पड़ा। यह पवनार आश्रम, जो कि स्वयं आचार्य विनोबा भावे का आश्रम था महाराष्ट्र में, वहाँ से इसे शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे नेहरू जी थे, तीसरे अक्षय कुमार दत्त थे और इसमें लगभग 25,000 लोग गिरफ्तार किए गए और ये दिखा दिया कांग्रेस ने कि हम सरकार के साथ नहीं। ये रहा आज आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे क्रिप्स मिशन, जमींदारी आंदोलन के, जमींदारों के यहाँ जो आंदोलन वगैरह हुए, ये हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।